अ, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से राधे कृष्णा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेके आऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमडब्ल्यूपी एक्ट, यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। और सेकंड हमारा रहेगा मानव जीवन मूल्य, यानी HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे एमडब्ल्यूपी एक्ट, यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 सेक्शन 6। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं विवाह महिला संपत्ति अधिनियम। तो ये एक्ट 1874 में बना था और इस एक्ट को लाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो महिलाएं हैं उनको हम सुरक्षित और सेफ कैसे करें, कि उनके लिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, इनकेस उसकी डेथ हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी केवल केवल जो है उसके जो बेनिफिशरी होंगे उन्हीं को मिले। तो चलिए बातचीत करते हैं ये एक्ट काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तीन लोगों की बात करेंगे। एक हमारा होता है लाइफ एश्योर्ड, जिसका हम बीमा करते हैं। दूसरे होते हैं बेनिफिशरी, यानी यहाँ पर बेनिफिशरी की बात करें, लाभार्थी की बात करें, तो यहाँ पर केवल वाइफ हो सकती है और केवल बच्चे भी हो सकते हैं, और एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, और पत्नी और बच्चे दोनों हो सकते हैं। यानी बेनिफिशरी हम इनमें से एश्योर्ड, जिसका हम बीमा करते हैं। दूसरे होते हैं बेनिफिशरी, यानी यहाँ पर बेनिफिशरी की बात करें, लाभार्थी की बात करें, तो यहाँ पर केवल वाइफ हो सकती है और केवल बच्चे भी हो सकते हैं, और एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, और पत्नी और बच्चे दोनों हो सकते हैं। यानी बेनिफिशरी हम इनमें से किसी को भी बना सकते हैं, यानी वाइफ और बच्चों के अलावा और कोई भी बेनिफिशरी नहीं हो सकता है। सेकंड, यहाँ पर जैसे हम लोग नॉमिनेशन की बात करते हैं, नॉमिनी की बात करते हैं, उसकी जगह यहाँ पर दूसरा जो शब्द है वो है ट्रस्टी, हिंदी है न्यासी। तो न्यासी कौन हो सकता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति, यानी एनी पर्सन, कोई बैंक, पति, पत्नी, एडल्ट चाइल्ड, यानी माइनर को छोड़कर मैं जिसे चाहूँ, यानी इंश्योर्ड पर्सन जिसे चाहेगा उसको जो है ट्रस्टी बना सकता है। तो ये कब कैसे लागू किया जाता है? तो मान के चलिए हम आज की डेट में किसी व्यक्ति का हम बीमा कर रहे हैं और वो प्रपोजल फॉर्म को फिल कर रहा है। तो जिस डेट में हम लोग प्रपोजल फॉर्म को फिल करते हैं उसी डेट में यदि हमने एमडब्ल्यूपी एक्ट पर टिक कर दिया, तो जैसे मान के चलिए ये पॉलिसी मैंने ली है, तो आज मैंने प्रपोजल फॉर्म को फिल किया और मैंने एमडब्ल्यूपी एक्ट पर टिक कर दिया। तो जैसे ही मैं टिक करूंगा तो इंश्योर्ड पर्सन मैं ही हूँ, टैक्स बेनिफिट मुझे ही मिलेगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर हमारा कोई राइट नहीं रहेगा। जब मेरा कोई राइट नहीं है तो मैं यहाँ पर नॉमिनेशन भी नहीं कर सकता, नॉमिनी नहीं बना सकता हूँ। सेकंड, हम किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं। थर्ड, हम दूसरे के नाम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, यानी असाइनमेंट। तो ना तो मुझे लोन मिलेगा इस पॉलिसी पर, ना ही मुझे जो है दूसरे के नाम असाइनमेंट कर सकते हैं, और ना ही मैं नॉमिनी बना सकता हूँ। तो जब मेरा कोई राइट नहीं है तो जो जो क्लेम है तो मुझे भी नहीं मिलेगा, नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा। या आप मान के चलो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं दिवालिया घोषित हो जाता हूँ, इन केस मेरी डेथ हो जाती, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी क्लेम आएगा वो केवल केवल बेनिफिशरी को मिलेगा। यहाँ पर कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती है। मान चलो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बहुत सारी बैंक से लोन वगैरह लिया, इनकेस मेरी डेथ हो जाती तो ऐसी सिचुएशन में मेरे नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो बैंक अटैच कर सकती है, लेकिन एमडब्ल्यूपी एक्ट में ली गई प्रॉपर्टी को वो जब्त नहीं कर सकती। वो पैसा मेरी केवल पत्नी और बच्चों को ही मिलेगा। तो इस एक्ट के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो जहाँ लोग बिजनेसमैन लोग हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए सेव करना चाहते हैं, तो आप इस एक्ट के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो चलिए, इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन के तैयार होते हैं, जो एग्जाम में आपके आते हैं, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं। तो चलिए, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं एमडब्ल्यूपी एक्ट की। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रस्टी कौन हो सकता है, तो माइनर को छोड़कर हम किसी को भी ट्रस्टी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पहला पॉइंट, प्रत्येक नीति यानी पॉलिसी की एक अलग ट्रस्ट रहेगी। या तो पत्नी या बच्चे 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ट्रस्टी हो सकते हैं, माइनर नहीं होगा। नेक्स्ट,
फोर्थ पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरे नाम है ही नहीं तो न तो पॉलिसी धारक पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, ना ही नॉमिनेशन, ना ही असाइनमेंट की अनुमति है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा था कि ट्रस्टी, ट्रस्ट का यहाँ पर काम क्या होता है? ट्रस्ट का काम है देख रेख करना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मान के चलिए हमने ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया और क्लेम आ गया, तो किसको मिलेगा? तो यहीं पर आपका आंसर हो जाता है ऑफिशियली ट्रस्टी ऑफ एस्टेट। तो देखो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा आपका, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने और प्रशासित करने के लिए एक विशेष ट्रस्टी नियुक्त नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत सुरक्षित राशि उस राज्य के आधिकारिक ट्रस्टी को देय हो जाती है जिससे वह कार्यालय स्थित है जिस पर बीमा किया गया था। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करते, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन है AMWP के तहत प्रभावी पॉलिसी के मामले में अधिनियम पॉलिसी धन डैश डैश को दे होगा। वो कहता है कि जो क्लेम होता है वो किसको मिलता है? तो आपको याद रखना है ट्रस्टी, चाहे वो डेथ क्लेम की बात करे, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम की बात करे। क्योंकि कॉमन हम लोग जानते हैं जो डेथ क्लेम होता है वो नॉमिनी को मिलता है और मैच्योरिटी क्लेम होता है वो पॉलिसी होल्डर को मिलता है। लेकिन AMWP एक्ट वाले केस में आपको ट्रस्टी वर्ड्स को याद रखना, चाहे वो डेथ हो चाहे वो मैच्योरिटी हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर हम ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं करते तो किसको मिलेगा? तो ऑफिशियली ट्रस्टी ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन है AMWP अधिनियम के तहत एक पॉलिसी प्रभावित होती है यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने और प्रशासित करने के लिए एक विशेष ट्रस्टी नियुक्त नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत सुरक्षित राशि देय हो जाती है। तो राज्य का आधिकारिक ट्रस्टी यानी ऑफिशियली ट्रस्टी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड बनता है कि अब देखो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया तो हमने पढ़ा कि ऑब्वियसली ट्रस्टी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जिस राज्य में ली थी उसी राज्य का आपका ऑब्वियसली ट्रस्टी ऑफ स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि मिस्टर है तमिलनाडु में उन्होंने पॉलिसी ली लेकिन ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया और क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, तो बताओ किसको मिलेगा? तो आपका हो जाएगा ऑब्वियसली ट्रस्टी ऑफ तमिलनाडु। तो जिस राज्य में पॉलिसी ली है उसी राज्य के न्यासी को दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी हो, चाहे डेथ हो चाहे मैच्योरिटी हो, तो यहाँ पर पूछ रहा है वो AMWP अधिनियम के मामलों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? पहला है पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी क्लेम चेक भुगतान किया जाता है। सेकंड है, तो जबकि मैंने कहा कि चाहे वो मैच्योरिटी हो चाहे डेथ हो, दावे का भुगतान जो है ट्रस्टी को ही दिया जाएगा। तो ट्रस्टी को मैच्योरिटी क्लेम चेक भुगतान किया जाता, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, महेश उधार की पूंजी पर एक व्यवसाय चलाता है। उसके आकस्मिक निधन के बाद सभी लेनदार महेश के पीछे जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो जितने भी लेनदार हैं उनसे दूर होगी? तो जैसा कि मैंने कहा AMWP एक्ट, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ऑप्शन को, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी AMWP एक्ट की धारा 6 के तहत खरीदी गई। अगर कोई व्यक्ति AMWP एक्ट सेक्शन 6 के तहत पॉलिसी लेता है तो कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकता। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये फीचर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। फिर आपका बना हुआ है AMWP अधिनियम के मामलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो चूंकि नॉमिनी को डेथ क्लेम चेक भुगतान किया जाता है तो गलत है। ट्रस्टी को मृत दावे का चेक भुगतान किया जाता है। तो याद रहे AMWP एक्ट में चाहे वो डेथ हो चाहे मैच्योरिटी हो, दावे का भुगतान ट्रस्टी के फेवर में ही जाता है, न्यासी के पक्ष में ही जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विवाहित महिला की संपत्ति को कौन सा ऐसा क्लॉज है जो जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चों को लाभ को सुरक्षित प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है सेक्शन 6 के तहत ली गई प्रॉपर्टी वो सेफ होती है, वो केवल वाइफ और बच्चों को ही मिलेगी। तो ये AMWP एक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। और सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, हम आपको सेकंड बताने वाले हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसी व्यक्ति का बीमा कितना होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं
मानव जीवन मूल्य यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो इसकी जो गणना थी वो प्रोफेसर ह्यूमन ने दी थी और इन्होंने अपनी गणना में ये बताया कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन व्यक्ति किस तरह से कितना उसका बीमा होना चाहिए। तो यहाँ आपके 3-4 क्वेश्चन बन के आते हैं और ये निकालने का फॉर्मूला दिया है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू एनुअल जो कंट्रीब्यूशन फॉर डिपेंडेंट्स, यानी हम इसका एक उदाहरण से द्वारा समझ सकते हैं। मान के चलिए मैं एक साल में 2,50,000 रुपये अर्न करता हूँ, 50,000 रुपये मैं अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ, 2 लाख रुपये मैं अपनी फैमिली को देता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है 8%। अब चूंकि मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहता हूँ तो मेरे परिवार को क्या होगा, 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो वो कहता है कि 2 लाख वाले व्यक्ति का कम से कम कितना रिस्क कवर होना चाहिए। तो जो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 2 लाख 2.5 लाख कमाते हैं, 50,000 मैंने अपने ऊपर खर्च कर दिए, अब 2 लाख रुपए, तो ये होती है प्योर इनकम। तो प्योर इनकम को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब डिवाइड कर देते हैं तो HLV निकल के आ जाती है। तो चूंकि मैंने एक उदाहरण दिया 2.5 लाख वाला, 50 मैंने अपने ऊपर खर्च किए, तो 2 लाख में 8% से भाग करेंगे तो 25 लाख निकल के आएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, उसके द्वारा हम इसको इस तरह से निकालते हैं। तो आगे हम इस क्वेश्चन में भी इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम को खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है HLV की अवधारणा किसने तैयार की थी, यानी जो ये कॉन्सेप्ट लाया था वो कौन लाया था, तो प्रोफेसर ह्यूमनर, यानी आपका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक बीमा निर्धारित करने में मदद कर सकती है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि आपका बीमा कितने का होना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मानव जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। नेक्स्ट, थर्ड, मानव जीवन मूल्य की गणना करते समय जिन 2 घटकों यानी फैक्टरों पर विचार किया जाना चाहिए उनमें पहचानिए। तो पहला है कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और परिवार के सदस्यों की संख्या, तो ये गलत है। बी, कमाने वाले व्यक्ति की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज दर, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मैंने कहा प्योर इनकम, शुद्ध आय का मतलब मैंने अभी बताया था कि मैं 2.5 कमाता हूँ, 50 अपने ऊपर खर्च किए, 2 लाख, तो 2 लाख हमारी क्या हो गई, प्योर इनकम हो गई। वार्षिक ब्याज दर मैंने 8% बताई थी, तो 2 लाख में जब 8 से भाग दिया तब 25 लाख आया था। तो यहाँ इसका राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, अब आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि निकालने का तरीका क्या। तो मिस्टर राजन है, एक वर्ष में 1,20,000 रुपये कमाते हैं और स्वयं पर 24,000 रुपये खर्च करते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ 96,000 यानी 96,000 रुपये वो अपनी फैमिली को दे रहे थे। और यहाँ पर वार्षिक ब्याज जो दर है वो है 8%, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह सकते हैं 8% है। तो निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जो 96,000 बचा था उसमें हम जब 8% से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 12 लाख निकल के आएगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसी का एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं जो है तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। निकालने का तरीका मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है तो HLV बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि किसी व्यक्ति का कितना रिस्क कवर होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की जब बात की जाती है, जो टर्म इंश्योरेंस डिसाइड किए जाते हैं वो HLV के बेस पर ही डिसाइड किए जाते हैं। तो हम इसका एक अंदाजा लगा लेते हैं, भैया आप वैसे तो कोई बहुत कम लोग अपनी इनकम को बताते हैं, तो आपको क्या करना, सर आपके खर्चे क्या हैं, तो वो खर्चे जरूर बता देगा। अब किसी आदमी ने कह दिया कि भाई मेरा जो है 30,000 रुपये का साल का खर्चा है, सॉरी मंथली खर्चा हमारा 30,000 रुपये, साल का कितना हो गया 3,60,000 रुपये, यानी 3,60,000 रुपये उसकी फैमिली को तो वो चाहिए चाहिए, वो रहे या न रहे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में हम अगर रख लें तो 4%, तो 3,60,000 को जब 4% से डिवाइड करेंगे तो 4×36, यानी इस व्यक्ति का कम से कम जो है 90 लाख का रिस्क कवर होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहा तो जो 90 लाख रुपए बैंक देगी, जो इंश्योरेंस कंपनी देगी, और अगर बैंक में अगर वो डाल देगा तो वहाँ से 4% से भी 4×36
यानी 3,60,000 रुपये उस फैमिली को रेगुलर मिलता रहेगा। तो ये उसकी वैल्यू है। तो टर्म प्लान को इसीलिए इनकम रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो आज के मैंने 2 टॉपिक लिए थे और शॉर्ट में इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। थैंक यू। और अगर MWP एक्ट और HLB आपको क्लियर हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको लगता है और इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी और लेनी है तो मेरा नंबर आपके पास आ जाता है, तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या आप जो है कॉलम में जो भी दिया कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम आपको दोबारा फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद। नमस्कार।